नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बात कृष्ण जन्माष्टमी की। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी कोरोना का असर पड़ेगा। मथुरा में 11 से 13 अगस्त तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं होगी। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि में 10 से 13 अगस्त श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस दौरान मंदिर में परंपरागत पूजा होती रहेगी। बांके बिहारी मंदिर भी 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। मंदिर प्रबंधन के साथ प्रशासन के साथ हुई बैठक में ये फैसला हुआ है। तो ये आपको बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी के मद्देनजर दरअसल कोरोना संक्रमण का असर इस त्योहार पर भी पड़ने जा रहा है। मथुरा में 11 से 13 अगस्त तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं होगी और साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि में 10 से 13 अगस्त तक श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इस दौरान मंदिर में परंपरागत जो पूजा है वो हालांकि होती रहेगी, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में नहीं पहुंच पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे। बांके बिहारी मंदिर भी 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला प्रशासन ने किया है। तो आपको एक बार फिर बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी पर भी कोरोना संक्रमण का असर पड़ने जा रहा है और खासतौर से मथुरा वृंदावन का अगर हम जिक्र करें तो वहां पर जो प्रमुख मंदिर हैं या जो जन्म स्थान है श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का, उसे श्रद्धालुओं के लिए भी नहीं खोला जाएगा। बांके बिहारी मंदिर भी 30 सितंबर तक बंद करने का फैसला प्रशासन ने एहतियात लिया है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी आपको बता दें, श्री कृष्ण के जन्म के मौके पर बहुत खास अंदाज में त्योहार से मनाया जाता है। खास जो तैयारियां होती हैं या जो खास रंग दिखते हैं वो न केवल पूरे देश में और खास तौर से मथुरा और वृंदावन में नजर आता है। लेकिन इस बार ये रंग भी फीका होगा, ये त्योहार भी फीका रहने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए संजय तिवारी पन्ना से जुड़ रहे हैं, नितिन गौतम मथुरा से जुड़ रहे हैं और किंजल करसारिया द्वारका से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। नितिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या तैयारियां और क्या प्रशासन के ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर व्यवस्थाएं की हैं ताकि संक्रमण भी ना फैले और त्योहार भी मनाया जा सके? देखिए, हम अपने दर्शक बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, भगवान का श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जन्मोत्सव उसी प्रकार से धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन इस बार कोरोना के कहर के चलते जो श्रद्धालु जन्मस्थान पर आया करते थे उनका आवागमन बंद रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए जो प्रवेश है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। साथ ही श्री कृष्ण स्थान के अलावा अगर हम ब्रज के अन्य मंदिरों की बात करें तो अन्य मंदिर भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बाहरी श्रद्धालु मथुरा में प्रवेश नहीं करे, न उनको आने दिया जाए और न ही कोई श्रद्धालु मथुरा वृंदावन में आए। लेकिन जिस तरीके से जो मंदिर प्रशासन की जिलाधिकारी के साथ बैठक हुई थी, प्रशासन के साथ बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव जो है वो पूरी धूमधाम से विधि विधान से मनाया जाएगा और उसी के चलते श्री कृष्ण जन्म स्थान पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज मंदिर प्रशासन की एक बैठक है जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि कितने जो लोग हैं प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको वहां मौके पर रहेंगे और किस तरीके से विधि विधान से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव वो मनाया जाएगा। जी बिल्कुल रहिएगा नितिन। और किंजल करसारिया हमारे साथ द्वारका से बने हुए हैं। किंजल, द्वारका में क्या तैयारियां हैं श्री कृष्ण के जन्म को लेकर? इस त्योहार को कैसे यहां पर मनाया जाएगा? और स्वाभाविक है कि कोरोना संक्रमण है, उस लिहाज से तैयारियां कुछ अलग होंगी।
जी बिल्कुल, यहाँ बात की जाए तो भगवान कृष्ण का 5247वां जो जन्मोत्सव आ रहा है, 12 तारीख को ये जन्मोत्सव है। इसी दौरान कोरोना का कहर है वो भी बढ़ रहा है। खास करके गुजरात में बात की जाए तो हालात अब तक है, इसमें जो द्वारिका डिस्ट्रिक्ट है, द्वारिका डिस्ट्रिक्ट में और जो यहाँ के जिला समाहर्ता नरेंद्र कुमार मीणा जी है, जो कि द्वारकाधीश देवस्थान समिति के अध्यक्ष भी है, उन्होंने ये कोरोना के चलते ही निर्णय लिया है कि द्वारकाधीश का जो मुख्य जगत मंदिर है वो 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक बंद रहेगा। यानी 4 दिन तक जो जन्माष्टमी का महोत्सव है उसके दौरान ये द्वारकाधीश जी का जगत मंदिर है बंद रहने वाला है। खास करके बात की जाए तो हर साल यही लाखों की तादाद में भक्तजन यहाँ आते हैं। खास करके भगवान कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिका है और द्वारिका में ही ये पहली बार ऐसा बन रहा है कि जन्माष्टमी के मौके पर 4 दिन मंदिर बंद रहने वाला है। दूसरी तरफ बात की जाए तो द्वारिका के अलावा द्वारिकाधीश का जो पुराना मंदिर माना जाता है बेट द्वारिका में, जो शंखद्वार बेट में पुराना द्वारकाधीश का मंदिर है, वहां भी बंद रखा गया है 4 दिन तक। देवभूमि द्वारका जिला के अन्य और भी जो मंदिर है वो भी बंद रखने का ये निर्णय प्रशासन ने लिया है। ये कोरोना की चलते ये निर्णय ले लिया गया है और भक्तों और भगवान के बीच में, जन्माष्टमी के बीच इसमें अंतर रहेगा। इसकी वजह है कोरोना। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना एक बड़ी वजह है। भक्त उस रूप में अपने आराध्य या अपने देवता के दर्शन या पूजन नहीं कर पाएंगे जिस रूप में हर साल करते आए हैं। पन्ना का रुख करते हैं संजय हमारे साथ बने हुए। पन्ना में किस तरह की तैयारियां हैं संजय? चूंकि सवाल वही है, संक्रमण के मद्देनजर व्यवस्थाएं कुछ अलग होंगी और चूंकि संक्रमण ना फैले इसलिए ऐसी भी हो सकता है व्यवस्था हो कि पूजा तो हो लेकिन दर्शन भक्त ना कर पाएं। जी निश्चित रूप से ऐसा ही है। कोरोना काल के चलते यह जो बुंदेलखंड का जुगल किशोर जी मंदिर है, यह बुंदेलखंड का प्राचीनतम मंदिर है। 270 वर्ष पुरानी परंपरा यहाँ पर जन्माष्टमी की प्रशांत मनाई जाती है। रात को 12 बजे यहाँ पर समूचे बुंदेलखंड से हजारों श्रद्धालु यहाँ पर जुड़ते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इस बार कोरोना के चलते जो कोरोना संक्रमण की एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और आपको साफ तौर पर बैरिकेड्स दिख रहे होंगे भगवान जुगल किशोर जी के मंदिर में। प्रशासन ने यह तैयारियां की हैं कि जो मंदिर के गर्भगृह में जो परंपरागत पुजारी और यहाँ राज परिवार के सदस्य महाराजा राघवेंद्र सिंह वगैरह जो उपस्थित रहते हैं वो तो रहेंगे, लेकिन ये जो आप बैरिकेड्स देख रहे हैं इस बैरिकेड से एल आकार का बनाया गया है कि जो भी भक्तगण आएंगे उनको कोरोना प्रोटोकॉल के तहत, कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत मास्क लगा के और एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धीरे धीरे करके भेजा जाने की तैयारी है। वैसे मेरे पीछे ये जो आप बॉल देख रहे हैं इस बॉल में प्रशांत एलईडी लगाई जाएगी और लाइव प्रसारण अंदर से एलईडी के द्वारा भक्तों को दर्शन कराए जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लोकल का जो चैनल है, एक लोकल के चैनल में भी भगवान का जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण कराया जाएगा। एनआईसी की साइट पर भी भगवान के दर्शन हो सकेंगे, लेकिन अंदर भक्त नहीं जा सकेंगे। गर्भगृह में बुंदेलखंड का यह पहला वर्ष होगा जिस वर्ष में, वैसे तो समूचे देश में कोरोना काल के चलते यह व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पन्ना के बुंदेलखंड के जो आराध्य देव है जुगल किशोर जी भगवान जी की, वो यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्थाएं जरूर की गई हैं, यानी दर्शन लोग जरूर कर पाएंगे कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान जो पूजा पाठ है। और स्वाभाविक है कि ऐसी व्यवस्था मथुरा में भी जरूर होगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए किंजल, नितिन और संजय। तो कृष्ण जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी, लेकिन सवाल यह कि संक्रमण इस बार सर पर बैठा हुआ है और उसके मद्देनजर तैयारियां तो हो रही हैं। पूजा पाठ भी होगा, पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया जाएगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन उसमें भक्त इस बार शामिल नहीं हो पाएंगे। और जो सबसे ज्यादा उत्सुकता लोगों की होती है मथुरा, वृंदावन से, द्वारका से, वहां भी तैयारियां होंगी। इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी कि लोग देख सकें किसी भी जरिए से, या फिर यहां पर ऐसी लाइव व्यवस्थाएं की जाएंगी कि अपने घरों में बैठकर भी लोग कृष्ण जन्मोत्सव और इस मौके को देख सकें ताकि संक्रमण से भी बचे रहें। इस लिहाज से व्यवस्थाएं इस बार की जा रही हैं। और ब्रेक के बाद खबर रीवा से है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और जमकर लाठी डंडे भी चले। 6 से ज्यादा लोग इस संघर्ष में जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं और घायलों का इलाज अब संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है।
सगरा थाना क्षेत्र के सथनी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। रीवा का ये मामला है जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ और जमकर लाठी डंडे भी चलाए गए हैं। 6 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है जख्मी हुए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बेहद घातक तरीके से एक दूसरे पर वार करते हुए दो पक्ष दरअसल आमने सामने आ गए थे इस पूरे विवाद में। नतीजा ये हुआ कि कई लोग जख्मी हो गए। आधा दर्जन लोग इस विवाद में, जमीन विवाद में जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं और घायलों का इलाज इस वक्त संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। रीवा के सगरा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी है, जांच में जुट गई है। लेकिन 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं बताया जा रहा है और इसके बाद अब उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया और विवाद वही जमीन का। खबर सीहोर से है जहां नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। नहाने के दौरान यह हादसा पेश आया है। विशाल पवार और नवनीत व्यास की मौत हो गई। गांव में इसके बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। नसरुल्लागंज थाना अंतर्गत ग्राम नंदगांव की अंबड़ की घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। दरअसल सीहोर का ये मामला है। 2 युवक नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई। नहाने के लिए ये दोनों युवक गए हुए थे, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। इन दोनों युवक के नाम विशाल पवार और नवनीत व्यास बताया जा रहा है। तो सीहोर में यह हादसा पेश आया है। 2 युवक नदी में डूब गए, उनकी मौत हो गई। दरअसल दोनों युवक बताया जा रहा है कि नहाने के लिए गए हुए थे, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। नहाने के दौरान यह हादसा पेश आया है और दोनों के शव नदी से बाहर निकाल लिए गए हैं। मृतक युवकों के नाम विशाल पवार और नवनीत व्यास हैं। बारिश का सीजन है और इस दौरान अक्सर नदी नाले उफान पर होते हैं, बहाव तेज होता है और छोटी सी लापरवाही कितनी घातक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, ये इस हादसे से अंदाजा लगाया जा सकता है। और खबर बड़वानी से है जहां सिख युवक की पुलिस पिटाई के मामले में सीएम के आदेश के बाद अब जांच शुरू हो गई है। जांच के लिए इंदौर आईजी पलसूद पहुंचे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और 2 पुलिसकर्मी इस मामले में निलंबित भी पहले ही कर दिए गए हैं और इस मामले में अब आगे की जांच भी शुरू हो गई है। आगे की जांच के लिए इंदौर आईजी पलसूद पहुंच चुके हैं। दरअसल एक सिख युवक की बुरी तरह से पिटाई का ये मामला था, वीडियो वायरल हुआ था। बाल पकड़कर पुलिसकर्मियों ने सिख युवक की पिटाई की थी, उसकी पगड़ी हटा दी थी। इस पर हरसिमरत कौर बादल ने भी इस मामले में एक्शन की मांग की थी, कार्रवाई की मांग की थी। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इस मामले को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और इसके बाद खुद शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में ट्वीट कर जानकारी दी थी कि एक्शन ले लिया गया है, 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और आईजी इंदौर को भी जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है मामले में। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने ट्वीट के जरिए एक वीडियो और तस्वीर शेयर की है। उन्होंने ट्वीट के साथ लिखा है, कैलिफोर्निया में भाई का बिलबोर्ड ये 880 नॉर्थ पर है जो ग्रेट मॉल पार्कवे एग्जिट के पास है। ये वर्ल्ड वाइड मोमेंट है और तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि ये कैलिफोर्निया का है। तो आपको बता दें सुशांत केस में इस वक्त की ये बड़ी खबर है और
रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के लिखे नोट को शेयर किया है। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने इसे शेयर किया है। पन्नों में सुशांत के साथ बेहतर रिश्ते दिखाने की कोशिश भी इसके जरिए की गई। वकील का दावा कि पेज में सुशांत के परिवार का जिक्र नहीं है। सुशांत केस में इस वक्त की ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। और रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के लिखे नोट को शेयर किया है। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने इसे शेयर किया और इसके जरिए कोशिश यह है, पन्नों में सुशांत के साथ बेहतर रिश्ते दिखाने की कोशिश है। वकील का दावा कि पेज में सुशांत के परिवार का जिक्र नहीं है। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि चलिए रिया का चूंकि मामला है, सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने अब ट्वीट के जरिए एक वीडियो और तस्वीर शेयर किया है। ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं आप इस वक्त। एक तरफ ईडी के सवाल लगातार जारी हैं। कई घंटों की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हुई है और उसके बाद अब एक पत्र भी शेयर किया गया। ये दिखाने की कोशिश है कि बेहतर संबंध थे, बेहतर रिश्ते थे सुशांत सिंह राजपूत और रिया के बीच। अब ये 5 तस्वीरें देखिए आप। सैमुअल मिरांडा से पहले पूछताछ हुई, करीब 10 घंटे तक लगातार सवालों की बौछार हुई सैमुअल मिरांडा से। और इसके बाद करीब 8.5 घंटे की पूछताछ शोविक चक्रवर्ती यानी कि रिया चक्रवर्ती के भाई से भी हो चुकी है। वहीं श्रुति मोदी से भी करीब 4 घंटे की पूछताछ इस मामले में हुई है और 8.5 घंटे की पूछताछ खुद रिया चक्रवर्ती से अभी तक ईडी कर चुकी है और आज फिर इस मामले में पूछताछ होनी है। अमित राय हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अमित, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो चुकी है, कई और जो नजदीकी लोग रहे हैं सुशांत के या फिर रिया के, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। आज भी ये पूछताछ का सिलसिला जारी रहने वाला है। कौन कौन है इस फहरिस्त में? देखिए, आज जो है ईडी ने सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया हुआ। सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जो जिस समय आत्महत्या की सुशांत सिंह ने, उस समय उसके घर में मौजूद था। उसका क्रिएटिव डायरेक्टर बताया जाता है और उसके साथ ही रात को जो है सुशांत बैठे हुए थे। अचानक जो है वो अपने रूम में चले गए। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला, फोन करने पर उन्होंने चाबी वाले को बुलाया था और दरवाजा तोड़वाया था। उसके बाद जो है उनकी बहन को और मुंबई पुलिस को सिद्धार्थ ने इन्फॉर्म किया था। तो सिद्धार्थ एक अहम गवाह है इस पूरे मामले को लेकर। मुंबई पुलिस ने उनका बयान भी दर्ज किया है। आज सिद्धार्थ पिठानी को जो है ईडी ने समन भेजा है और बुलाया है क्योंकि ये हैदराबाद में है। तो अभी वो हैदराबाद से मुंबई कब पहुंचेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ होगी। उनसे रिया और इनके सुशांत के रिश्तों के बीच किस तरह का मतभेद था, क्या बातचीत थी, इन सारी चीजों के बारे में सवाल जवाब जो है किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है अमित, चूंकि अब इस मामले की जो जांच है वो 2 एजेंसियां, एक ईडी कर रही है, सीबीआई भी अपने लिहाज से जांच कर रही है। तो हम ये मानकर चलें कि ये सारी पूछताछ जिन जिन लोगों से भी पूछताछ हुई है, ईडी ने जिन जिन लोगों से पूछा है, अमित जी सीबीआई भी इसी लिहाज से लगातार इन लोगों से स्वाभाविक है पूछताछ करेगी आगे। अमित देखिए निश्चित तौर पर जिन लोगों का एफआईआर में नाम दर्ज, सबसे पूछताछ की जाएगी। एक और बड़ी खबर यह है कि सोमवार को जो है रिया के भाई शौविक को जो है दोबारा पूछताछ के लिए ईडी बुला रही है और साथ ही रिया के जो फादर हैं उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि कल जो पूछताछ हुई है, कल 4 लोगों से अलग अलग कमरे में पूछताछ हुई है। रिया के भाई शौविक, उनके सीए रितेश शाह और उनकी जो मैनेजर रही है श्रुति मोदी, और चारों के बयान से जो है ईडी जो है बिल्कुल खुश नहीं नजर आ रही। क्योंकि जब रिया से उनकी आय खर्च, उनकी नेटवर्क के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास जो जरूरी दस्तावेज है वो मौजूद नहीं है। प्रॉपर्टी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मेरे पास दस्तावेज मौजूद नहीं। हालांकि ईडी ने इस पर उनको फटकार लगाई, उनके भाई को भेजा कि अब तुरंत जाइए और जो भी जरूरी दस्तावेज है घर से लेके आइए। वो घर पे गए, घर से दस्तावेज लेके भी आए, लेकिन आधा अधूरा दस्तावेज जो है वो सबमिट किया गया है। आईटीआर की जानकारी मांगी गई 5 साल की, तो उन्होंने कहा कि ये कागजात जो है मेरे सीए के पास है। हालांकि दूसरे कमरे में सीए से पूछताछ चल रही थी, उन्होंने कहा कि ये सारे जो कागजात है वो रिया के पास है। और जब रिया के पास ईडी की टीम पूछताछ के लिए पहुंची तो उन्होंने ये कहा गया कि आपका सीए तो मना कर रहा है। उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने दस्तावेज जो है कहाँ रखे हुए हैं। तो कल के जवाब से जो है ईडी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती से दोबारा भी पूछताछ हो सकती है। अब उनके परिवार जिन जिनका नाम है यहाँ पे एफआईआर में, उन सबसे पूछताछ होगी और सोमवार को
बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अपने जवाबों के घेरे में ही ये रिया चक्रवर्ती ही नहीं बल्कि उनके जो सहयोगी हैं वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले में। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बुलेटिन में बस इतना ही।